फ्रेंड्स, वर्ल्ड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि ताइहून से को फाइनली उस क्रू का एक क्लू मिल चुका है। वो लड़ने के लिए भी आ चुका था और सरप्राइजिंग बात यह है कि हाइसुसियो का साथी जोशुआ भी इसके साथ है। तो अब आगे क्या होगा? इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि ताइहून सियोंग और जोशुआ दोनों ही एमए क्रू से लड़ने को तैयार हैं। तब ये जोशुआ कहता है कि देखो मजा आएगा, क्यों ना हम शुरू करें अपना अपना बिजनेस और उसी की बात तो हम में से विनर डिसाइड होगा। तब हम देखते हैं कि ताइहून सियोंग कहता है कि अभी रुक जाओ, सबसे पहले इन रनअवे फैम्स के बच्चों को यहाँ से जाने दो। तब जोशुआ कहता है इसकी जरूरत नहीं है। तब ताइहून कहता है कि देखो अगर ये बच्चे यहाँ पर रहे तो ये फाइट और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तुम चाहते हो ना लड़ना और काउंट करना कि कितने लोगों को मारा है, तो इन्हें जाने दो। ये सूर्योन ली पर चिल्लाता है जाओ इन सब को लेकर यहाँ से जाओ, लेकिन सूर्योन ली मना करती है और कहती है कि ताइहून ये तो बहुत सारे हैं, क्या तुम सेफ रहोगे? ताइहून फिर से कहता है कि जाओ यहाँ से बच्चों को लेकर। उधर हम देखते हैं कि फाइटिंग शुरू हो जाती है। जोशुआ कहता है ताइहून से कि तुम तैयार रहना ये गिनने के लिए कि मैंने कितने सारे लोगों को मारा है। हम देखते हैं कि गुंडों का एक गैंग आपस में बात कर रहा है कि ये दोनों बच्चे कौन हैं, कहां से यहाँ पर आ गए हैं। चाहे जो भी हो, वैसे भी ये टीनेज किड्स है, जल्दी करो, इन दोनों को पकड़ो। इन दोनों में से यहाँ से निकलकर कोई भी नहीं जाना चाहिए। इन दोनों को कुचलकर रख दो, वैसे भी ये बच्चे हैं, क्या कर लेंगे। जोशुआ भी मारना शुरू कर देता है और ताइहून से कहता है कि देखो अगर हम बच्चों को बचाने के चक्कर में इनसे ऐसे लड़ते रहेंगे मिलकर तो हम किसी को भी पीट नहीं पाएंगे और काउंट भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें। तब ताइहून कहता है कि ठीक है फिर तैयार हो जा अपना अपना रास्ता चुनने के लिए। देखते हैं कि हम दोनों में से इन्हें कौन पीटता है। जोशुआ भी ताइहून की मूव्स देखकर हैरान हो जाता है जब ताइहून अचानक से एक साथ 3-4 लोगों को पीटना शुरू कर देता है। ये भी हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है। उधर गैंग के मेंबर भी ये देखकर हैरान है कि ये दोनों तो सिर्फ बच्चे हैं और हमें इतनी बुरी तरह से पीट रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ताइहून सूर्योन से फिर से कहता है कि मॉम जाओ यहाँ से, इन बच्चों को लेकर जाओ, यहाँ पर रास्ता है। सूर्योन कहते हैं कि क्या ये सेफ है, क्या तुम कर पाओगे। तब ताइहून कहता है कि वैसे तो ये सेफ नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। सूर्योन अभी भी नहीं मानती और कहती है कि मुझे यहाँ पर रुकना होगा। इसी बीच में एक आदमी आकर सूर्योन पर अटैक करने की कोशिश करता है जोर से, लेकिन ताइहून अपने हाथ से इसका वार रोक लेता है और फिर ये कहता है कि क्या तुमने देखा किस तरह से ये लोग लड़ाई कर रहे हैं और तुम अब भी चाहती हो कि तुम यहाँ पर रुकोगी। जाओ मेरी मुसीबत बढ़ाना बंद करो। उधर सूर्योन ली ताइहून को देखकर हैरान है कि क्या ये खुद को सेफ रख पाएगा, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए। इसी बीच में एक और गैंग का बड़ा सा अड्डा दिखाया जाता है, एक और जगह जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग, ऐसा लगता है कि ये दूसरे क्रू के मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि ओ आप यहाँ पर आए हैं वो ओवरसीज डील करने के लिए, अपने काम में आप बहुत ही पक्के हैं। इन लोगों के सामने कोई और भी बैठा है जो इनसे डील करने के लिए आया है। ये आदमी कोई और नहीं उस एमए क्रू का बॉस है जिनसे ताइहून लड़ाई कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि ये बॉस जिनसे डील करने के लिए आया है वो आदमी इस पर वार करने की कोशिश करता है। ये एमए क्रू के इस बॉस से कहता है कि पता नहीं तुम जैसे फॉरेनर्स कहाँ से आ जाते हैं हम लोगों से डील करने के लिए। तुम लोग तो लूजर्स हो, इतनी आसानी से ही मारे जाते हो, पता नहीं तुम इस बिजनेस लाइन में कैसे आ जाते हो। तभी हम देखते हैं कि एमए क्रू के बॉस का रियल चेहरा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चाकू लगने के बाद भी ये खड़ा होता है और यहाँ पर हर एक को पीटना शुरू कर देता है। हम देखते हैं ये बॉस इस आदमी को धमकाता है जिसने उसे चाकू मारा था। तो जैसे लोगों को क्या लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते मेरे बैकग्राउंड की वजह से, तुम जैसे लोग हमें नीचा दिखाते हैं। तुझे पता भी है कि मैंने कितनी मेहनत की है इतना ऊपर आने के लिए, तुझे पता है, तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने कितने लोगों को मारा है। इस क्रू के बॉस का नाम है ग्योंग चियोल मा जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग करता है। और अब हम देखते हैं कि ये सारे उन लोगों को पीट देता है जिनसे ये डील करने के लिए आया था। इसके बाकी साथी भी पहुंच चुके हैं जो इसके क्रू में काम करते हैं। ये गुंडे अपने बॉस से पूछते हैं कि बॉस आप ठीक तो है ना, इन बाकी लोगों को क्या करें। तब ये ग्योंग चियोल कहता है कि इन सबको मारने की जरूरत नहीं है, इन्हें बुरी तरह से पीट दो, जो भी लोग बचेंगे हम उन्हें अपने पिग्स को खिला देंगे। इन लोगों ने सारे गुंडों को पीट कर एक वैन में भर दिया है ताकि इन्हें सुअरों को खिला सकें।
इसी बीच में हम देखते हैं कि इस मा क्रू का एक मेंबर जिसका नाम है सांग जिन, वो अपने बॉस को फोन करता है कि बॉस, इस जगह पर मुसीबत हो गई है, 2 लड़के यहाँ पर आए हैं और हम लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं। वैसे तो ये दोनों बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये स्कूल के बच्चे हैं, बट हमारे सारे गुंडे इनसे पिट रहे हैं, वो हम सब पर भारी पड़ रहे हैं। आप बताइए हम क्या करें बॉस? हमारा सारा सामान जो हमने इकट्ठा किया था बॉस, वो भी भाग चुका है यहाँ से, और ये हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं। हमारे कई कई मेंबर्स एक साथ इनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी ये दोनों हाथ नहीं आ रहे, ये उन्हें बुरी तरह से पीट रहे हैं। एक गाड़ी में बैठा ड्राइवर अपने बॉस से कहता है कि बॉस, मैं गाड़ी फास्ट चलाता हूँ वहां पर पहुंचने के लिए। तब ग्योंग चियोल कहता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर तू पूरी स्पीड में भी गाड़ी चलाएगा तब भी हमें 2 घंटे लग जाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। तब बॉस ट्योंग चियोल अपने साथी सैंग जिन से फोन पर कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस वक्त तुम्हारा बस एक ही काम है, हमारे सामान को प्रोटेक्ट करना। वो वेयर हाउस किसी भी तरह से तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके अंदर जो भी सामान है वो हमें अपने कस्टमर्स को डिलीवर करना है। अभी एक वेयर हाउस दिखाया जाता है जहां पर रनअवे बच्चों को बंद किया गया है, और ये वो लड़की है जिसे ताइहून इतनी दूर ढूंढने के लिए आया है। उधर जोसुआ एंड ताइहून बुरी तरह से इन लोगों को पीट रहे थे। जोसुआ एक मेंबर को मारता है, बीच में ताइहून आकर उसे मारना शुरू कर देता है और काउंट करता है कि नंबर 9। तब जोसुआ कहता है कि तुम उसे क्यों मार रहे हो, मैं तो इसे पीटने ही वाला था। तब ताइहून बीच में आकर खड़ा होता है और कहता है कि तुझसे मना किसने किया है, तू और भी लोगों को पीट कर अपनी काउंटिंग बढ़ा सकता है, लेकिन तुझे ऐसा लगता है कि तू मुझसे जीत पाएगा? हाँ, कोशिश करके देख ले। इसी बीच में हम देखते हैं कि मा क्रू के 2 और खतरनाक मेंबर सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर ताइहून और जोसुआ आपस में बात करते हैं कि ये दोनों देखने में ऑर्डिनरी गुंडे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि इन्हें मारने में थोड़ी सी मेहनत हम दोनों को करनी पड़ेगी। तो ताइहून क्या सोच रहा है, क्या तू इन्हें पीट पाएगा? कहीं घबरा तो नहीं रहा? इन दोनों के पीछे वो वेयर हाउस दिख रहा है, ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो ये यहाँ पर खड़े हैं उसे बचाने के लिए। तब हम देखते हैं कि एक गुंडा आकर इस जोसुआ पर वार करना शुरू कर देता है। जोसुआ एक चेन से इसका गला दबाता है और कहता है कि ताइहून, तू किसका वेट कर रहा है? तैयार हो जा इस दूसरे को खत्म करने के लिए। क्या तुझे पीछे वेयर हाउस में नहीं जाना, देखना नहीं है कि अंदर क्या है? इसी बीच में हम देखते हैं कि दूसरा गुंडा तो हैरानी से खड़ा है। तब ताइहून सियोंग चिल्लाता है कि इस तरह से तू क्या घूर रहा है, क्या तुझे मुझे मारना नहीं है? इस रेट पर तो तू मारा जाएगा बहुत ही आसानी से। ताइहून सियोंग एक ही किक में इसे वहीं पर खत्म कर देता है। दोनों ही इनके पीछे जो वेयर हाउस था उसके अंदर आ जाते हैं। जिस तरह से दोनों गुंडे वेयर हाउस को प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए था, लेकिन ताइहून और जोसुआ हैरान तब रह जाते हैं जब वेयर हाउस तो बिल्कुल खाली होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये दोनों ही हैरान हैं। तभी हम देखते हैं कि जोसुआ को वहां पर एक होड़ी मिलती है। तब जोसुआ ताइहून से कहता है कि ये देखो, लगता है यहाँ पर जरूर कोई ना कोई था, लेकिन उन्हें यहाँ से ले जाया गया है, हमने देर कर दी है। तब ताइहून सियोंग अपने फोन में इस होड़ी को ध्यान से देखता है। ये वही ड्रेस है जो उस लड़की ने पहनी थी, जिसे ढूंढते हुए ताइहून सियोंग रनअवे फेम में आया है और जिसकी वजह से ये सारी मुसीबत शुरू हुई है। हम देखते हैं कि एक आदमी जो इस वेयर हाउस की दूसरी तरफ खड़ा है, वो बाहर से दरवाजा बंद कर रहा है और इसने लॉक भी लगा दिया है। ऐसा लग रहा है कि ये ताइहून सियोंग और उस जोसुआ को अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी कोई और नहीं, मा क्रू का ही एक मेंबर है जिसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, च्योयोन, जो अपने बॉस से फोन पर बात कर रहा है और कहता है कि सर, आपके प्लान के हिसाब से हमने सारे सामान को यहाँ से डिलीवर कर दिया है किसी और जगह पर, और वो सब सुरक्षित हैं, और उन दोनों को भी मैंने अंदर बंद कर दिया है। जोसुआ ताइहून से कहता है कि ये सब क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब ताइहून कहता है कि हाँ, इतनी गंदी स्मेल किस चीज की आ रही है। हम देखते हैं कि मा क्रू के बाकी गुंडे जो बच गए हैं वो वेयर हाउस को बाहर से पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते हैं। ये सब मा क्रू के बॉस ग्योंग चियोल के कहने पर ही हुआ है। उसी ने ऑर्डर दिया था कि
इस वेयर हाउस को आग लगा दी जाए, क्योंकि अब पुलिस की नज़र में ये आ चुका है और इसे वो ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस जगह की अब कोई कीमत नहीं है। उसके अलावा वो ताइहून सियोंग और जोशुआ को भी मारना चाहता था, जिसने उसके अड्डे पर घुसने की कोशिश की है, इसीलिए इन दोनों को बंद करके आग लगा दी गई है। ताइहून पैर मार के किसी तरह से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आग इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा और कहता है कि जोशुआ अब क्या करें, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है और हम बाहर नहीं जा सकते, इस रेट से तो हम मारे जाएंगे। उधर चियोलियोंग जाते जाते कह रहा है कि तुम लोगों ने गलत लोगों से भिड़ने की कोशिश की है, अब तुम लोग मारे ही जाओगे। तब ताइहून कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों ने दरवाजा अचानक से बंद कैसे कर दिया, बाहर तो कोई भी नहीं था। इसी बीच में जोशुआ इस ताइहून के मुंह पर एक कपड़ा रख देता है। तब ताइहून कहता है कि तू क्या कर रहा है। तब जोशुआ कहता है कि इस हवा में ज्यादा सांस लेने की कोशिश मत कर, फायर की वजह से तू सफोकेट हो सकता है और मारा भी जा सकता है, इसीलिए कंट्रोल करने की कोशिश कर ताकि तेरा दम ना घुट जाए। इस पर ताइहून कहता है कि तू ये सारी चीजें सजेस्ट किस लिए कर रहा है, तू क्या चाहता है कि दम घुटने से पहले हम जलकर ही मर जाए, हाँ। तब जोशुआ कहता है कि ताइहून और कोई रास्ता नहीं है, फर्स्ट रिस्पोंडर्स के आने से पहले हम यही कर सकते हैं, इतने देर तक हमें खुद को सेफ रखना होगा। तब ताइहून कहता है कि आसपास दिखाई नहीं दे रहा क्या, कितनी आग लगी है, तुझे लगता है कि हम दोनों बच पाएंगे उनके आने तक। तब जोशुआ कहता है कि यहाँ का दरवाजा बंद है, सारी जगह पर ऊंची ऊंची दीवारें हैं, आसपास में निकलने को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, हम दोनों फंस चुके हैं और इस फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, हम दोनों मारे जाएंगे, या तो हमारा दम घुट जाएगा या फिर हम जलकर मरने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर इस जोशुआ के मुंह पर अचानक से बहुत ही जोर से पानी आकर गिरता है। ताइहून भी ये देखकर हैरान रह जाता है। ताइहून कहता है कि हाँ ये सब क्या है। उधर जोशुआ कहता है कि पानी ये कहाँ से आ गया, ये तो चमत्कार है, हम बच सकते हैं। तभी ताइहून को और भी ज्यादा हैरानी होती है जब बाहर से आवाज आती है, ताइहून तुम अंदर हो क्या, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हारी मॉम, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गई हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। हम देखते हैं कि रनअवे फैम की मॉम सुर्योन ली यहाँ से गई नहीं थी, वो ताइहून सियोंग को बचाने के लिए आ चुकी है और कहते हैं कि मैंने 911 को कॉल किया है, चिंता मत करो, वो जल्दी ही आ जाएंगे, तुम्हारी मॉम आ गई है तुम्हें बचाने के लिए। ताइहून सियोंग एक विंडो के पास आकर खड़ा होता है जहाँ पर सुर्योन ली दिखाई दे रही है, वो इस पर लगातार पानी फेंकने की कोशिश कर रही थी। सुर्योन फिर से चिल्लाती है कि ये पानी, इससे अपने कपड़ों को गीले रखना, मैंने फायर फाइटर्स को फोन कर दिया है, वो जल्दी ही यहाँ पर आते होंगे, तब तक तुम्हें जिंदा रहना होगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। ताइहून सुर्योन से पूछता है कि मॉम क्या आप ठीक हैं, लेकिन सुर्योन ली जवाब देती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ताइहून मन में जानता है कि ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है, आखिरकार वो आग में घुसकर ही इन पर पानी डालने की कोशिश कर रही है करीब जाकर। जोशुआ कहता है कि तुमने उस फैम की मॉम से बातचीत करके उसे यहाँ पर लेकर आए थे, ये अच्छा आइडिया था, वो हमारे लिए थोड़ा सा वक्त जरूर बाइक कर ही रही है, इसी वक्त में फायर फाइटर आ सकते हैं, हमें बचा सकते हैं, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो टाइम पर पहुंच पाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग यहाँ पर जलकर मर जाए, ये वेयर हाउस ही फट जाए और अचानक से हमारी डेथ हो जाए। तब ताइहून कहता है कि सामने देखो ये वॉल, ये लकड़ी की बनी है, हम इसमें एक छेद करके यहाँ से निकलने की कोशिश कर सकते हैं, वैसे भी वो मॉम हम पर पानी डाल रही है, इससे हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा और हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, इसमें एक होल तो बना ही सकते हैं, ऐसे भी ये जगह जलने की वजह से कमजोर हो गई है। तब जोशुआ कहता है कि तू क्या सोच रहा है, वो हमारे लिए पानी लेकर आ रही है, हमें बचा भी सकती है, लेकिन तूने ये सोचा कि बाहर जो आग लगी है उसकी वजह से उसे भी सफोकेशन हो सकती है, अगर वो आसपास आती रहेगी इस तरह से तो वो जलकर मर भी सकती है। उधर सुर्योन ली कह रही है कि मैं तो बस ऐसे ही चेक करने के लिए आई थी, लेकिन वो तो सचमुच मुसीबत में फंस गया है, मुझे उसे बचाना ही होगा। सुर्योन ली आग में घुसकर भी ताइहून को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी एक पास्ट की मेमोरी वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुर्योन ली अपनी कहानी बता रही है। मुझे ये एनिमल शो बहुत ही पसंद है, ऐसा नहीं है कि मुझे जानवर इतने ज्यादा पसंद है, पर बात ये है कि ये मंकी अपने बेबी को अपने आप से किस तरह से चिपकाए हुए है, मुझे भी इस तरह का प्यार चाहिए, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसी नहीं है। एनिमल बहुत ही क्यूट होते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मुझे भी कोई ऐसा मिलेगा,
मुझे कभी भी इस तरह से माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मैं जिस औरत के साथ रह रही हूँ वो एक डीमन है। एक डीमन मेरी माँ बन चुकी थी, ये जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। मैं अपनी कहानी की शुरुआत में बताऊं तो सबसे पहले मेरी डैड और मैं अकेले ही इस घर में रहा करते थे। हम दोनों खुश थे। वैसे यहाँ की हवा बहुत ही ठंडी थी, लेकिन फिर भी मैं इस जगह पर खुश थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई प्यार देने वाला आएगा, लेकिन अचानक से एक दिन मेरी स्टेप मॉम इस घर में आई। लेकिन मैंने उस वक्त अपने डैड के फेस को देखा, वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। उनके फेस पर इस तरह की स्माइल पहली बार आई थी, इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मैं अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे भी एक हैप्पी फैमिली चाहिए, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए। मैं हर एक चीज बर्दाश्त करूंगी। उन्होंने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, दिन रात मुझसे काम करवाया। मैं उनकी स्टेप डॉटर हूँ, इसी बात से वो खुश नहीं रहती थी, दिन रात मुझे पीटती थी। और मैंने सोच लिया था कि अपने डैड के लिए ये सारी चीजें बर्दाश्त करूंगी, पर अब बहुत ज्यादा हद हो चुकी थी। मैंने अपने डैड की खुशी के लिए सब कुछ किया, एक हैप्पी फैमिली के लिए, प्यार पाने के लिए, लेकिन मेरी जिंदगी बेकार थी और मुझे अब वो वक्त फेस करना ही था। मुझे वो कदम उठाना ही पड़ा। एक दिन मैं अपने डैड के पास गई, उनकी सच्चाई बताने के लिए कि वो मेरे साथ क्या करती हैं, और ये भी कहा कि डैड ये देखिए मॉम ने मुझे किस तरह से मारा। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने डिसीजन पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हुआ कि इतने सालों पता नहीं मैंने कितना दर्द बर्दाश्त किया इस डैड के लिए, जिन्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो तो बस ये कह रहे थे कि स्टेप मॉम ने मुझे बिना वजह के नहीं मारा होगा। उन्होंने मुझे इतने सालों तक इतना दर्द दिया एक हैप्पी फैमिली के लिए, मैंने ये सब बर्दाश्त किया और अब ये सब बेकार हो चुका था और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने फाइनली एक डिसीजन ले लिया घर से भागने का, और इस तरह से मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। हर किसी की मॉम होती है, एनिमल्स की भी होती है, लेकिन मॉम इस तरह का शब्द मेरी जिंदगी में नहीं था। मैं हमेशा यही सोचा करती थी कि जिस तरह से इन लोगों के पास प्यारी सी मॉम होती है जो इन्हें प्रोटेक्ट करती है, क्या मुझे कभी भी ऐसी मॉम मिलेगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भी होगा। और फिर एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी बदल गई। मैं खुद एक मॉम बन गई थी। मैं जिस रनअवे फैम से जुड़ी वहां पर मुझे मॉम की पोजीशन मिली थी। मैं एक मॉम बन गई थी, ऐसी लड़की जिसे कभी भी माँ का प्यार मिला ही नहीं। क्या वो मॉम बन सकती थी? लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी को एक मौका जरूर दूंगी, चाहे मुझे खुद माँ का प्यार कभी भी ना मिला हो, लेकिन कम से कम मैं दूसरों की माँ बनने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मैं दिखा सकती हूँ कि मैं भी किसी की माँ बन सकती हूँ। और उस दिन से सूर्यन ली हर एक कोशिश कर रही थी अपने रनअवे फैम के बच्चों को ठीक तरह की लाइफ देने की, उनकी माँ बनने की। जैसा कि पिछले कुछ चैप्टर में हमने देखा कि रनअवे फैम के बच्चे सूर्यन ली का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारी मॉम चीप है, पैसे छुपाकर रखती है, लेकिन सूर्यन ली ने ये सारे पैसे बच्चों की जरूरतों के लिए ही छुपाए थे। वो सचमुच एक बहुत ही अच्छी मॉम है और इस वक्त वो ताइहुन को बचाने की कोशिश कर रही थी। ताइहुन के लिए वो फिर से पानी लेकर आती है। इसी बीच में हम देखते हैं कि वो वेयर हाउस बहुत ही बुरी तरह से जल रहा है। उसके अंदर से कुछ पार्ट्स टूटने लगते हैं जो सूर्योन ली पर आकर अचानक से गिर जाते हैं। सूर्योन वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो क्या ये मर गई? सूर्योन की हालत खराब है, बस उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे उसे बचाना होगा, उससे मुझे बचाना है, वो मेरा बच्चा है, मुझे उसे बचाना ही होगा। उधर हम देखते हैं माँ क्रू का एक और मेंबर म्योंग चियोन जो बॉस से कहता है कि बॉस अच्छा हुआ कि हमने सबसे पहले उन गुड्स को यहाँ पर इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया। तब बॉस कहते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है, वैसे भी उस जगह से हम अपने बिजनेस को ऑपरेट नहीं कर पाते, अच्छा हुआ कि ये नई जगह हमने पहले ही चुन ली थी। वैसे भी जब एक रास्ता बंद होता है तो और सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। अच्छा हुआ कि हमारा प्लान वर्क कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉस क्योंचियोल किसी को फोन मिला था और कहता है कि तुम तैयार रहो, वैसे भी अब तुम बहुत ही ज्यादा बिजी होने वाले हो, लेकिन बताओ कि क्या वहां पर सब कुछ ठीक रहा? सारा सामान तो यहाँ पर पहुंच चुका है, जो तुमसे मैंने कहा था क्या वो तुमने सही से कर दिया? हम देखते हैं कि ये चियोलियन से फोन पर बात कर रहा था जो इसकी गैंग का नंबर 4 मेंबर है। वो कहता है कि हाँ बॉस, मैंने उन दोनों को जला दिया है, वो इस वक्त तो बुरी तरह से भुन चुके होंगे।
तब ग्योंग चियोल कहता है कि ओह ये अच्छा है, लेकिन कम से कम हमें उन्हें और ज़्यादा सफ़र करवाना चाहिए था। तब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर फायर फाइटर्स आ जाते हैं जिन्होंने आग बुझा दी है। एक फायर फाइटर चिल्लाते हुए आता है कि सर मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पर एक अच्छी न्यूज़ है, आप खुश हो जाएंगे, अंदर कोई भी नहीं था, अंदर जलकर कोई भी नहीं मरा है। सर मैंने पूरा वेयर हाउस चेक कर लिया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई सामान भी नहीं था। अगर सचमुच ऐसा था कि अंदर जलकर कोई भी नहीं मरा तो ताइहून सेओंग और जोशुआ कहाँ पर गए? हम देखते हैं थोड़ी देर बाद ताइहून सेओंग बिल्कुल ठीक है और इसने सूर्योन ली को भी अपनी गोद में उठाया हुआ है। इसकी हालत खराब है, सूर्योन को काफी चोट भी लग चुकी है और जोशुआ और ताइहून दोनों सेफ हैं। तब जोशुआ कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तू तो आधे में ही हार जाएगा, लेकिन तूने तो काफी हिम्मत दिखाई है, तो बता अब आगे क्या करना है। तब हम देखते हैं कि ताइहून सेओंग जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो जोशुआ से कहता है कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुझे क्या लगता है अब मैं क्या करूँगा? हाँ। इसी बीच में ताइहून के कुछ फ्लैशेस दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो डोउन जो इसका दोस्त था वो मर चुका था, किस तरह से ताइहून सेओंग उसे लेकर भागा था, फिर भी वो उसे बचा नहीं पाया था। ताइहून इसे अपनी पीठ पर बैठाकर हॉस्पिटल तो लेकर आ गया था, लेकिन फिर भी वो मर गया था। इस पर ताइहून सेओंग को सोच सोच कर और भी गुस्सा आ रहा है और कहता है कि मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ चुकी हैं, अब वो लोग मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेंगे। आई एम गोना किल देम। ताइहून सेओंग तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, अब वो इन गुंडों का क्या हाल करने वाला है ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। तो मिलते हैं, बाय बाय गाइस।